Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of Science 1, and let's start our chapter, that is chapter number 14, substances in our common use. Okay, substances in common use, जो चौदह नंबर का चैप्टर हम लोग देख रहे बेटा। इसमें हमने जैसे कि 3 पोर्शन देखने वाले थे, इम्पोर्टेंट साल्ट्स इन अवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि सबसे पहले सादा नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड देखा था, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हमने देखा, मतलब जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा, और फिर Na2CO3 यानी कि फिर हमने वॉशिंग सोडा देखा। और ये सब हो जाने के बाद में हमने साबुन को किस तरह से बनाते हैं वो देखी है, वो प्रोसेस हमने देखी है। और इसके पूर्व वीडियो में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस देखे बेटा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया कि जो रुदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने साथी यानी कि जिनका नाम था विलर्ड और रुदरफोर्ड, दोनों मिलकर 3 रेज का उन्होंने इन्वेंशन किया था बेटा, बीटा रेज, अल्फा रेज और गामा रेज। ठीक है, सॉरी, अल्फा, बीटा और गामा रेज। ओके, तो ये 3 रेज किस तरह से बनते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, ये हमने इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा हुआ है अभी। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये बहुत खतरनाक रेडिएशंस होते हैं कि जिसको बम बनाने के लिए काम में लाया जाता है। आज हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन देखने जा रहे हैं बेटा, वो है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि इसके जो आइसोटोप्स हैं जिसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग अब हम लोग इसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ बताई गई है कि ये जो पोर्शन है, इट इज़ मिसकंसेप्शन दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज ओनली फॉर मेकिंग एन एटम बॉम्ब। मतलब ये गलत हमारी धारणा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का केवल परमाणु बम बनाने के लिए ही उपयोग होता है। वैसा देखा जाए तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड such as scientific research, agriculture, industry, medicine, etc. And radioactive substances are used in 2 ways. जैसे कि रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का जो उपयोग है वो वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा सकता है बेटा, फिर कृषि विभाग में भी किया जाता है, फिर औषधि उद्योग में किया जाता है, फिर वनस्पति उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे उपयोग हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, जहाँ पे 2 उपयोग आपको यहाँ पे बताया गया है, अ और आ। ये अ जो है, ए है बेटा, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन, मतलब केवल किरणों का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इटसेल्फ, रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रत्यक्ष उपयोग करके, मतलब एक किरण का उपयोग करके या फिर एलिमेंट का प्रत्यक्ष उपयोग करके। जैसे यहाँ पे आपको एक वैज्ञानिक के बारे में जो जानकारी बताई गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका इन्वेंशन, पूरी तरह से इन्वेंशन किसने किया, वो 2 वैज्ञानिकों के चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। Generally, the elements with atomic number from 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive elements. मतलब देखा गया है कि जो एटॉमिक, जो अगले साल कक्षा 10वीं में आप लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा, जिनका नंबर 82 से 92, ऐसे तत्वों का नंबर, एलिमेंट्स का नंबर जो फाउंड होता है, उन सभी तत्वों का, उन सभी एलिमेंट्स का एक ही काम होता है कि रेडिएशंस क्रिएट करना, रेडिएशंस बनाना। और इन सभी एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक नंबर 82 to 92 है, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो 2 वैज्ञानिक थे उनकी जानकारी है कि द कपल फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी एंड इरिन जोलियट क्यूरी फर्स्ट इन्वेंटेड इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी। मतलब उन्होंने, ऐसे एक दाम्पत्य थे कि जिन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की। ठीक है, मतलब कौन सा था वो? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेसेस brought about in the laboratory by bombardment of particles are called artificial radioactive elements.
उन आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जिन रेडियोएक्टिव तत्वों के कणों की बौछारों द्वारा ये परमाणु नाभिक के विघटन क्रिया से उत्पन्न होते थे, ठीक है ना। मतलब ये बम्बार्डमेंट ऑफ एलिमेंट्स की वजह से वो क्या होता है बेटा, एटॉमिक बॉम्ब में ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करते थे, और एक बम मतलब एक एटम से 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे एटम अपने आप बनते थे, विद इन अ सेकंड बनते थे। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने बनाया था। देयरफॉर दे वेर अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1935। इस इन्वेंशन के लिए उनको 1935 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। वो हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स एज फॉलोज। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं, निम्न उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है इंडस्ट्रियल फील्ड और दूसरा बेटा फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि इंडस्ट्रियल फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊँ तो पहला है रेडियोग्राफी, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, यानी कि मोटाई या फिर घनत्व स्तर का मापन करना, ठीक है, किसी भी वस्तु का। और तीसरा है बेटा ल्यूमिनेसेंस पेंट एंड रेडियो लुमिनेसेंस, मतलब जो रंग हमारे आसपास हम लोग देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग भी आराम से किया जाता है। पेंट में इसका उपयोग होता है और यूज इन सिरामिक आर्टिकल्स, और ये सिरामिक की वस्तुओं में भी उपयोग में लाए जाते बेटा। तो रेडियोग्राफी ये क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, जो रेडियोग्राफी है इसका यूज जो है, दिस टेक्निक यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल वर्क, यानी कि धातु कार्यों में दोष पता करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे लोहे की वस्तु या लोहे की वेल्डिंग हो गई, लोहे की वेल्डिंग की दरारें जो है वो रिक्त स्थानों का गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जाता है। और फिर जैसे कि कोबाल्ट 60 है या ये इरिडियम 192 है, इन दोनों तत्वों जैसे समस्थानिकों का उपयोग रेडियोग्राफी करने के कैमरे में भी किया जाता है बेटा। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। So it is necessary to maintain the required thickness in the manufacture of aluminum, plastic, iron sheets of different thickness। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में या इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे कि बहुत सारे पदार्थ है, हो गया एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या आयरन शीट्स हो गए, इनकी कम अधिक मोटाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इनकी मोटाई जितनी चाहिए उतनी ही मेंटेन करने के लिए इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज होता है बेटा। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस ऑन वन साइड एंड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेडिएशन ऑन द अदर। तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो एक साइड में रखा जाता है, और जो दूसरे साइड में रखा हुआ होता है वो होता है रेडिएशन मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये दोनों एक एक साइड में रखने की वजह से ये इनके थ्रू जो रेडिएशन रीड किए जाते हैं, द रेडिएशन रीड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द शीट। तो जैसे जैसे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में निकलने वाले दूसरे भाग में रखे हुए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेडिएशंस होते हैं वो रीड किए जाते हैं, और इनको रीड करने की वजह से वो मशीन द्वारा ये थिकनेस, जो शीट की थिकनेस है वो मेंटेन की जाती है, और वो शीट की मेंटेन की गई थिकनेस जो है वो मटेरियल इनसाइड द पैकेजिंग कैन आल्सो बी एग्जामिन्ड बाय द सेम टेक्निक। और इसके अलावा इस तकनीक की सहायता से पैकिंग के माल की भी जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये दो उपयोग इसके हैं मेजरमेंट ऑफ थिकनेस के लिए। तीसरा बेटा ल्यूमिनेसेंस पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस। मतलब इसमें जैसे आपने देखा होगा कि पहले घड़ी के कांटे और विशिष्ट वस्तु अंधेरे में भी दिखने के लिए उस पर रेडियम के यौगिक लगाए जाते थे, है ना। इससे अल्फा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम, promethium, titanium with some phosphor are used to make certain objects visible in the dark। मतलब कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं
कि जिससे ऐसे कौन से तत्व है जिससे रेडिएशंस निकलते हैं, रेडियम, प्रोमेथियम, टीटियम और फास्फर, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है कि जिससे रेडिएशंस निकलते हैं और वो डार्क में, अंधेरे में भी विजिबल होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द हैंड्स ऑफ क्लॉड एंड सर्टन अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो हमें डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉथ के हैंड्स जो हैं वो नाइट में भी चमकेंगे, वो चमकने की वजह से हमें कभी भी उसका समय तुरंत पता चलेगा। जैसे क्रिप्टॉन 85 इज यूज इन हाई डेफिनेशन हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, मतलब क्रिप्टॉन 85 नामक ऐसा एक तत्व है कि जो हाई HID मतलब हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प में यूज़ किया जाता है। वाइल प्रोमेथियम 147 है इज यूज इन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट एज द सोर्स ऑफ बीटा रेज। और दूसरा एक तत्व है प्रोमेथियम 147 जो कि एक्सरे यूनिट्स में पोर्टेबल तरीके से बीटा सोर्स रे करके यूज होता है बेटा। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फील्ड में चौथा यूज इन सिरामिक आर्टिकल्स, यानी कि सिरामिक से बनाई जाने वाली टाइल्स या फिर बर्तन या प्लेट या रसोई के बर्तन आदि में चमकदार रंग का उपयोग किया जाता है। इस रंग में पहले यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बेटा। तो luminous colors are used to decorate ceramic tiles, utensils, plates, etc. Earlier, uranium oxide was used in this paint. सबसे पहले यूरेनियम ऑक्साइड इस पेंट में यूज़ किया जाता है और उसके बाद इस पेंट का उपयोग फिर सिरेमिक टाइल्स में या यूटेंसिल्स में, बर्तनों में, प्लेट्स में उसको चमकाने के लिए किया जाता है बेटा। इसके बाद चलते हम लोग दूसरा इसका यूज़ है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में पहला है कि genes and chromosomes that give seeds properties like fast growth, higher productivity, etc. can be modified by means of radiation। मतलब पौधों की वृद्धि शीघ्र होने के लिए या उसका उत्पादन अधिक होने के लिए या बीजों की गुणवत्ता, गुणधर्म बढ़ाने के लिए इस रेडिएशंस का, रेडियो सक्रिय किरणों के मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रेडिएशंस का, किरणों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है कि जिससे ये सब चीज़ें मैंने बताई वो फास्ट ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा हम लोग इसमें देखें और इनके जीन्स में ही वो, क्रोमोसोम्स में ही वो पहुंच जाए तुरंत। सीड्स के जीन्स और क्रोमोसोम्स में ही ये रेडिएशन पहुंच गए तो ये फास्ट ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी आपको दे सकता है। दूसरा है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इसके बाद है एक कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका उपयोग जो है वो खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है बेटा। फूड प्रिजर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए या उसमें कोई भी खराबी नहीं आ सकती यदि आपने रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 का उपयोग किया तो। तीसरा है ओनियंस, पोटैटोज आर irradiated with gamma rays from cobalt 60 to prevent their sprouting। प्याज या आलू के अंकुर न आए इसलिए कोबाल्ट 60 नामक जो तत्व है, आइसोटोप है, उसका अगर उपयोग करें तो इसमें गामा किरणों की बौछारों की वजह से उसको अंकुर नहीं निकलते, वो जैसे कि वैसे ही रहते हैं। और चौथा बेटा स्ट्रोंटियम 90 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस क्रॉप, यानी कि विविध फसलों और संशोधन करने के लिए स्ट्रोंशियम 90 नामक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फसलों की संशोधन के ऊपर ये स्ट्रोंटियम 90 का उपयोग किया जाता है वेरियस क्रॉप्स के ऊपर। जैसे तीसरा यहाँ पे आपको उपयोग बताया गया बेटा वो है मेडिकल साइंस में। यहाँ पे 4 इसके बीमारियाँ आपको बताई गई बेटा। इन बीमारियों में किस तरह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आइसोटोप्स यूज़ होते हैं वो बताया गया है कि पॉलीसाइथेमिया जो एक रोग है, इस रोग में लाल रक्त कणों की रक्त में मात्रा बढ़ती है और इस रोग के उपचार के लिए फॉस्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस इन द डिसीज
पॉलीसाइथेमिया और फॉस्फोरस 30 इज यूज इन द ट्रीटमेंट, मतलब इस रोग में लाल रक्त कणों की मात्रा बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस 32 नामक उपयोग मतलब आइसोटोप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेटा बोन कैंसर, यानी कि इस बीमारी में स्ट्रोंशियम 89, स्ट्रोंशियम 90, थैमेरियम 153 एंड रेडियम 223 आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। बोन कैंसर के उपयोग में उपचार के लिए स्ट्रोंशियम 89, स्ट्रोंशियम 90, स्ट्रोंशियम सेरेमियम 153 और रेडियम 223 नामक आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तीसरा है बेटा यहाँ पे हाइपर थायरिडिज्म, ठीक है, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जैसे कि गले की ग्रंथि का बड़ा हो जाना। वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ एपेटीट, मतलब भूख लगने के बावजूद वजन कम होना। इंसोम्निया, मतलब नींद न आना, आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म इस सिम्टम्स को कम करने के लिए ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप का उपयोग होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 123 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। ये क्यों होता है बेटा? तो ये सब गले की ग्रंथि में सबसे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनने के कारण होता है और इसे ही हाइपर थायरॉयडिज्म रोग कहते हैं। और इससे उपचार के लिए जो आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप का उपयोग होता है वो है बेटा आयोडीन 123 का उपयोग करें तो ये तुरंत खत्म हो सकता है और सुधर सकते हैं मरीज। चौथा है बेटा मस्तिष्क का ट्यूमर डिटेक्शन, यानी कि बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मतलब मस्तिष्क के ट्यूमर का उपचार करने के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वाइल आर्सेनिक 74 इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर इन द बॉडी, और आर्सेनिक 74 का उपयोग हमारे शरीर के छोटे ट्यूमर पहचानने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया बेटा इसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के वेरियस फील्ड्स में उपयोग, बहुत सारे निम्नानुसार उपयोग हमने देखे। अब हम लोग को यहाँ पे हैजर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड रेडिएशंस हमको देखना है। तो इसके हैजर्डस इफेक्ट्स यानी कि हानिकारक दुष्परिणाम कौन कौन से हैं यहाँ पे बताए गए कि पहला, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव रेडिएशन, मतलब रेडियो सक्रिय किरणों के कारण मध्यवर्ती तंत्रिका तंतु को हानि पहुंचती है। यह है इसका पहला दुष्परिणाम। दूसरा बेटा हेरिडिटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इन द बॉडी, हमारे शरीर के डीएनए पर किरणों के हमले से हमारे अंदर अनुवांशिक दोष निर्मित हो सकते हैं। तीसरा बेटा रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉजेज डिसीजेस लाइक स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया, मतलब रेडियो एक्टिव किरणों की त्वचा को भेदकर अंदर जाने की क्षमता होती है और उसके कारण हमें त्वचा का कर्क रोग या ल्यूकेमिया जैसा रोग भी हो सकता है बेटा। चौथा, द रेडियो एक्टिव pollutants created due to explosions enter the body through air and it is difficult to control them, मतलब इस विस्फोट में उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक होते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स होते हैं, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, यदि हवा द्वारा शरीर में प्रवेश करे तो उस पर नियंत्रण रखना हमारे शरीर के लिए कठिन हो सकता है बेटा। वो हमारे जो आनुवांशिक रोगों में एक मात्रा में बढ़ जाएंगे। एक मात्रा में बढ़ने की वजह से हमारी जो पीढ़ी जनरेट मतलब पैदा होगी उसमें वो कितने तो भी सालों तक वो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हमारे आने वाली पीढ़ी में देखा जाएगा, इतना ये भयंकर है। पांचवा है द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट रिलीज इन द सी एंटर द बॉडी द फिशेज एंड थ्रू देम एंटर द ह्यूमन बॉडी, मतलब रेडियो एक्टिव सक्रिय प्रदूषक जो है यदि समुद्र में डाले जाते हैं, जाने के कारण वे मछलियों के शरीर में जाते हैं और मछलियां हमने खाने के बाद वो मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये इतना खतरनाक है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट 6 नंबर है द रेडियो एक्टिव पेंट ऑन द वॉच कैन कॉज कैंसर, मतलब घड़ी पर लगाए गए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कर्क रोग होने की संभावना होती है। मतलब ये रेडियो एक्टिव पेंट यदि हमने वॉच में लगाया तो ये हमें कर्क रोग दे सकता है। और सातवां इसका यूज है बेटा द रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्ट्रोंटियम 90 कैन एंटर द बॉडी थ्रू प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, मीट,
मिल्क एक्सेट्रा एंड कॉज डिसीज लाइक बोन कैंसर, ल्यूकेमिया। यदि फल फूल, अनाज, गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से स्ट्रोंशियम 90 नामक रेडियोएक्टिव समस्थानिक यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें अस्थियों का कैंसर यानी कि बोन कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़िए और उसे याद रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।